हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम धातु एवं धातु कर्म जो मेटल एंड मेटलर्जी वाला चैप्टर है वही कंटिन्यू करने वाले हैं, बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक क्या है आपकी? धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, आपने पढ़ा तो धातु जो हम लोगों ने तत्व को बाइफरकेट किया था कि तत्व दो प्रकार के होंगे, धातु या अधातु। ठीक है, लेकिन बात यह है कि धातु आते कहाँ से होंगे। ठीक है, तो धातु कहाँ से आते हैं? नॉर्मली प्रकृति में मुक्त अवस्था में, मतलब धातु या तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या तो फिर संयुक्त अवस्था में। ठीक है, तो धातु या तो मुक्त अवस्था में या फिर संयुक्त अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुक्त अवस्था क्या है, संयुक्त अवस्था क्या है। तो अगर आपको लास्ट की क्लास याद होगी तो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी। ठीक है, जिसमें ऊपर के जो तत्व थे जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या थे? हाईली रिएक्टिव थे, बहुत ज़्यादा अधिक सक्रिय थे। वहीं नीचे के जो तत्व थे, ठीक है, जैसे कि सिल्वर, सोना, प्लेटिनियम, ये सब कैसे थे? बहुत ही कम सक्रिय थे। कम सक्रिय मतलब कि वो कम रिएक्टिव थे, वो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ऐसे धातु जो सक्रियता श्रेणी में नीचे में आते हैं वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है? मुक्त अवस्था में मिल जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? सोना, ये Ag सिल्वर और ये प्लेटिनियम। ठीक है, यह है मुक्त अवस्था। और वहीं अगर हम बात करें संयुक्त अवस्था की, तो जो धातुएं बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं वो आपको प्रकृति में मुक्त अवस्था में तो मिलेगी नहीं, वो किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है, वो किसी न किसी फॉर्म में आपको किसी ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में, या फिर सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे कुछ फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहते हैं संयुक्त अवस्था में धातुओं का प्राप्त होना। चलिए इसको भी आपके लिए लिख देते हैं हम। किस किस फॉर्म में मिलेगा? कार्बोनेट, सल्फाइड, और क्या बोले? और हम बोल सकते हैं पायराइड, पायराइड नहीं बोलेंगे, सल्फाइड, ऑक्साइड। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको इस फॉर्म में अगर देखने को मिलती हैं धातुएं तो वो क्या होंगी? संयुक्त अवस्था में। और मुक्त अवस्था में जो कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं जैसे Ag, Au, प्लेटिनियम, ये सब क्या है? ये आपकी सामान्यतः सक्रियता श्रेणी के नीचे आते हैं और ये आपको मुक्त अवस्था में मिलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं भूपपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, भूपर पट्टी में पाए जाने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनके रासायनिक संगठन निश्चित होते हैं। ठीक है, जिनके रासायनिक संगठन निश्चित होते हैं, निश्चित हो, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं खनिज। तो भूपपट्टी क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? भूपपट्टी। ठीक है, भूपर पट्टी में जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक, जिनका रासायनिक संगठन निश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं खनिज। क्लियर? तो आपको यहाँ पे खनिज का डेफिनेशन मिल गया। खनिज को ही हम क्या कहते हैं, और इनके भौतिक गुणों को भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे है ये। ठीक है,
तो ये है आपके खनिज और इसे ही हम क्या कहते हैं, मिनरल। तो क्या समझ आया आपको, भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ होंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर होंगे और जिनके रासायनिक संगठन निश्चित होते हैं, यही कहलाते हैं खनिज, ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं मिनरल्स। क्लियर। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे खनिज, हमको खनिज क्या मिलते हैं, प्राकृतिक अवस्था में मिलते हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है और अशुद्धियों की मात्रा कम होती है। मेरी बात समझ रहे हैं। खनिज पहले हमने देखा कि क्या है, खनिज, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक एवं अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, ठीक है, जिनसे धातु का निष्कर्षण, अब आपको उसमें धातु की मात्रा अधिक है तो धातु का निष्कर्षण बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, अयस्क या फिर ओर कहलाते हैं। तो यही हम लिखने वाले हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक तथा किसकी मात्रा कम होगी, अशुद्धियों की मात्रा कम होगी, अशुद्धियों की मात्रा कम हो, क्या कहलाएंगे, ठीक है, जिनका धातु निष्कर्षण, ठीक है, धातु को निकालना भी तो जरूरी है ना, आसानी से हो, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अयस्क या फिर ओर। अयस्क या ओर कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ आप लोगों को, हमने देखा कि खनिज क्या है और खनिज से ही हमने डेफिनेशन निकाला कि ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक होगी, अशुद्धियों की मात्रा कम होगी, ठीक है, और जिनका धातु निष्कर्षण हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, कम खर्च में कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, अयस्क या फिर ओर कहलाते हैं, ठीक है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस बात को याद रखिए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज, जितने भी मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, वो अयस्क हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने देख लिया कि क्या होते हैं खनिज और क्या होते हैं अयस्क। अब हम देखेंगे कि किस तरह के अयस्क जो हैं हमें देखने को मिलते हैं हमारी भूपर पट्टी पे, ठीक है, या फिर जो संयुक्त अवस्था में हमको मिलते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगी कुछ अयस्क के प्रकार, ठीक है, और वो किस टाइप के हैं। तो अयस्क के प्रकार अगर हम स्टार्ट करें तो पहले हम देखते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है, तो अयस्क हम देखने जा रहे हैं, ये अयस्क का प्रकार है ऑक्साइड। तो इसमें कौन कौन से टाइप होंगे, हेमेटाइट, क्लियर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि कौन से अयस्क के प्रकार में आ रहे हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। हेमेटाइट के बाद बात करेंगे हम मैग्नेटाइट की। ये भी आयरन का ही अयस्क है, ये दिख रहा है ना, Fe मतलब आयरन, तो आयरन का ही अयस्क होगा, Fe3O4, क्लियर। अब हम देखते हैं, हेमेटाइट देख लिया हम लोगों ने, Fe2O3, उसके बाद Fe3O4। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है अयस्क, तो ये है एल्यूमिनियम का, Al2O3 और डॉट ट्वाइस ऑफ
H2O। तो ये क्या है, ये है एक टाइप का बॉक्साइट अयस्क। फिर हम बात करते हैं कैसिटेराइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसिटेराइट किसका अयस्क है, तो ये टीन का अयस्क है। इसका फॉर्मूला बोले तो SnO2। क्लियर। तो ये क्या है, कैसिटेराइट है जिसका फॉर्मूला है SnO2। ये हम लोगों ने देखा एक ऑक्साइड का प्रकार। अब हम देखेंगे दूसरा अयस्क का प्रकार जिसे हम कहेंगे कार्बोनेट। ठीक है। तो कार्बोनेट में भी हम कैसे कैसे अयस्क देखते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको डोलोमाइट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये मैंने कार्बोनेट में ही लिखा है, डोलोमाइट है, ठीक है। इसका नाम, इस अयस्क का नाम क्या है, डोलोमाइट। और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम बोलते हैं लाइमस्टोन या चूना पत्थर, लाइमस्टोन, या फिर आप इसी को ही लिखेंगे चूना पत्थर। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। अब हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन के बाद एक कैलामाइन, ये कैलामाइन भी इंपॉर्टेंट है। कैलामाइन किसका कार्बोनेट हो सकता है, तो ये कार्बोनेट है जिंक का। तो इसका क्या नाम है, जिंक कार्बोनेट। ये है आपका इसका फॉर्मूला। क्लियर। अब हम देखेंगे कुछ सल्फाइड, ठीक है। तो अब हमारा तीसरा वो है सल्फाइड, ठीक है। तो इसे मैं कहूंगी पायराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप देखें तो ये क्या है, FeS2, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फाइड। और ये क्या है, इसका नाम, अयस्क का नाम क्या है, पायराइड। और यही अगर आपको बोले कॉपर पायराइड, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuFeS2। क्लियर। अब हम देखते हैं चौथा और आपके लास्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे एक सल्फेट एक टाइप का अयस्क है, ठीक है, जिसको हम देखने वाले हैं सल्फेट। क्लियर। इसको हम जिप्सम बोलते हैं। इस अयस्क का नाम क्या है, जिप्सम है। और इसका फॉर्मूला देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। क्लियर। तो ये हैं आपके अयस्क के प्रकार, ये है अयस्क के नाम, और ये है अयस्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑक्साइड में क्या क्या है। तो ऑक्साइड में है हेमेटाइट, Fe2O3 बोलते हैं, मैग्नेटाइट जिसको Fe3O4, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, कैसिटेराइट जिसको SnO2 बोलते हैं, कार्बोनेट डोलोमाइट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। क्लियर। और वहीं अगर सल्फाइड में बोलेगा तो पायराइट और कॉपर पायराइट, FeS2 और CuFeS2। और सल्फेट में क्या क्या है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्लियर। तो ये आप देख पा रहे हैं अयस्क है, ठीक है। और ये अयस्क का नाम, अयस्क का सूत्र। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैसे कैसिटेराइट किसका अयस्क है, तो आप बताएंगे कि उसका सूत्र क्या है, SnO2 है। तो ये किसका अयस्क है, ये है टीन का अयस्क। क्लियर। चलिए, अब हमने देखे अयस्क। अब बात करते हैं कि जहां हम रहते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको कितना पता है, तो छत्तीसगढ़ में मिलने वाले खनिज, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, आप लोग गैस कर सकते हैं कि हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़,
ठीक है। इसमें बहुत तरह के खनिज हमको देखने को मिलते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही संपन्न है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ 28 प्रकार के खनिज, ये मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ की, ठीक है, 28 प्रकार के खनिज, ठीक है, हमारे यहाँ 28 प्रकार के खनिज छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। क्लियर। और बात करें टीन की, तो टीन के लिए तो छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक राज्य है। पता है कि टीन में, मतलब टीन को उत्पादित करने वाले राज्यों में जो छत्तीसगढ़ का स्थान है वो है प्रथम। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान पर है छत्तीसगढ़। इसके अलावा हमारे यहाँ और कौन से खनिज मिलते हैं, तो हमारे यहाँ खनिज मिलता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, नीचे दंतेवाड़ा, फिर बस्तर, कांकेर, सरगुजा नहीं, रायपुर और बालोद, और कहीं कहीं पे कबीरधाम, कांकेर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कौन से प्रकार के खनिज मिलते हैं, हेमेटाइट मिलता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, फिर बात करते हैं डोलोमाइट की। ठीक है, तो डोलोमाइट का हमने फॉर्मूला देखा है। ठीक है, तो डोलोमाइट हमारे बिलासपुर, दुर्ग, इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर हमारे यहाँ और कौन सा खनिज हमारे यहाँ मिलता है, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट आपका सरगुजा, बस्तर, ठीक है, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं हेमेटाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो ये जो चूना पत्थर है, अगर आपने छत्तीसगढ़ का मैप देखा है तो उसका जो बीच वाला हिस्सा है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं टोटल। ठीक है, आप लोग को बस पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। अगर आप लोग को संभाग पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। ठीक है, 5 संभाग में से अगर आप बीच वाला देखें, जो रायपुर संभाग है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, इस हिस्से में लाइमस्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से खनिज हैं, हमें मिलता है कैसिटेराइट, ये आपको पता है, ये टीन के नाम से मिलता है। ये मेनली आपको दंतेवाड़ा वाले हिस्से में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो कोरंडम, ठीक है, ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है कोरंडम, जो बीजापुर नीचे वाले हिस्से में देखने को मिलता है। और बात करें हम अभ्रक, ठीक है, मिलता है सोना। ठीक है, सोना भी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। हीरा, ठीक है, और बात करें कोयला भी बहुत अधिक मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या है, 28 प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें टीन के लिए छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रथम उत्पादक राज्य है। और इसमें क्या है, कैसे कैसे खनिज मिलते हैं, तो हेमेटाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कैसिटराइट, कोरंडम, अभ्रक, सोना, हीरा, कोयला, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, एलेक्जेंड्राइट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे खनिज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को बस थोड़े से आप लोग की नॉलेज में होना चाहिए कि हमें कौन कौन सा खनिज मिलता है, इसके अलावा और भी नाम हैं। क्लियर। तो ये बात हुई छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धातु कर्म क्या होता है। तो धातु कर्म हम लोगों ने अब तक देखा धातु क्या है। ठीक है, और धातु से क्या बोलते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, धातु कर्म या फिर मेटलर्जी। धातु कर्म या फिर मेटलर्जी।
लर्जी। ठीक है, तो धातु कर्म मतलब क्या है, जो अयस्क है, ठीक है, जो अयस्क है वो हमें उसमें जो धातु है वो हमें शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो मेथड है, ठीक है, अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम धातु कर्म कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्लियर? तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म। यही क्या कहलाती है, धातु कर्म या फिर मेटलर्जी कहलाती है। इजी, धातु कर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो आपको अयस्क मिल रहे हैं ना, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट हम बेसिकली अयस्क हम क्या करेंगे, उसका हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ठीक है, ये क्या है, ऑक्साइड के फॉर्म में है, ऐसा अयस्क है। इससे हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए लोहा या फिर आयरन। तो अयस्क से, ठीक है, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही कहलाती है धातु कर्म या फिर मेटलर्जी। क्लियर हुआ आप लोगों को, या फिर इसी को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी में इसको ये धातु कर्म के 3 चरण होंगे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, 3 चरण है इसके। तो पहला चरण, पहला पॉइंट क्या है, पहले हम करेंगे अयस्क का सांद्रण। अयस्क को इकट्ठा करेंगे पहले, ताकि उसकी अशुद्धियां जो है उसमें से वो दूर हो जाए। तो ये है अयस्क का सांद्रण। दूसरा जो इसमें पहला स्टेप है अयस्क का सांद्रण करना। दूसरा स्टेप है धातु का निष्कर्षण। अब धातु हम इससे निकाल लेंगे, धातु का निष्कर्षण हो गया, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, इस तरफ से अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें हमको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। आई होप ये क्लियर हुआ आपको कि धातु कर्म क्या है और धातु कर्म के कौन कौन से स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हम अगली क्लास में डील करेंगे बहुत ही डिटेल वर्जन में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।